40 दिन का महायुद्ध, 24 घंटे में यू टर्न, ये सब कुछ हुआ क्या एग्जैक्टली इस बुलेटिन में आज हम आपको वही बताएंगे। देखिए, इस बीच सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो ईरानी मशीनरी है, उनकी जो प्रचार मशीनरी है, वो सक्रिय हो गई है अपनी हार को जीत बताने में। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 8 बजे की डेडलाइन से ठीक पहले ईरान के साथ 2 हफ्ते का सीज फायर कर दिया। उनके तरफ से ऐलान हुआ और तमाम चीजें आप लगातार देख रहे हैं। ईरान के कुछ नेता और मीडिया इसे अमेरिका का झुकना या ट्रंप का पीछे हटना बता रहे हैं, लेकिन हकीकत बिल्कुल विपरीत है। ट्रंप की मैक्सिमम प्रेशर रणनीति ने काम कर दिखाया। उन्होंने साफ चेतावनी दी थी कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुला तो पूरी ईरानी सभ्यता खत्म हो जाएगी, मिट जाएगी। नतीजा, ईरान ने तुरंत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जहाजों के लिए पूर्ण, तत्काल और सुरक्षित रूप से खोलने पर सहमति जता दी। अमेरिका ने हमले रोक दिए, लेकिन शर्त रखी गई। ईरान को झुकना पड़ा, अमेरिका नहीं झुका। ट्रंप ने खुद कहा कि हमने अपनी सभी सैन्य लक्ष्य हासिल कर लिए हैं और उनसे आगे बढ़ चुके हैं। अमेरिका इजराइल की संयुक्त कार्रवाई ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम, मिसाइल सुविधाओं और कमांड स्ट्रक्चर को भारी झटका दिया और बहुत नुकसान पहुंचाया। खामनेई की मौत के बाद ईरान पहले से कमजोर था। अब 2 हफ्तों की इस ब्रेक में पाकिस्तान की मध्यस्थता की बात हो रही है। इस्लामाबाद में आगे बातचीत होगी, इस प्रकार की चर्चाएं हो रही हैं। अब उसमें यूएस जाएगा कि नहीं, वो अपने आप में देखने वाली बात होगी। ट्रंप के 10 पॉइंट ऑफर और ईरान का प्रस्ताव टेबल पर है। संतुलित नजरिए से देखें तो यह सीज फायर दोनों पक्षों के लिए राहत है, लेकिन जीत अमेरिका की है। अमेरिका ने अनावश्यक लंबे युद्ध से बचते हुए अपना मुख्य लक्ष्य जो था वो हासिल कर लिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाना और दबाव बनाए रखना, ये तमाम बातें दिखाई दी। ईरान ने रक्षात्मक कार्रवाई रोक दी, लेकिन उसे पता है कि अगर बातचीत फेल हुई तो ट्रंप की सेना फिर तैयार है। इजराइल फिर से इस डील का समर्थन कर रहा है, बशर्ते लेबनान में कार्रवाई जारी रहे। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिना लेविट की प्रतिक्रिया जो आई वो काफी कुछ कह गई। साफ कहा गया कि ट्रंप और हमारी पावरफुल सेना ने ईरान को हॉर्मुज खोलने को मजबूर कर दिया। ईरानी सभ्यता के सामने नतमस्तक होने की बात सिर्फ प्रचार है। असल में ट्रंप ने दिखाया कि अमेरिका शक्ति और कूटनीति दोनों का इस्तेमाल कर सकता है जरूरत के हिसाब से। अब सवाल यह है कि क्या ये 2 हफ्ते स्थायी शांति की ओर बढ़ेंगे या ट्रंप की एक रात में खत्म हो जाने वाली पॉलिसी चेतावनी फिर से दिखाई देगी? क्या यह अमेरिका की मजबूत पोजीशन है और क्या ईरानी प्रचार हकीकत से अलग है? आज इन तमाम सवालों को हम रेज करेंगे। क्या ट्रंप की प्रेशर पॉलिटिक्स ने ईरान को घुटने पर ला दिया? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलना अमेरिका इजराइल की बड़ी जीत है या ईरान की चालाकी? समझेंगे आज ये भी। क्या यह सीज फायर स्थायी शांति लाएगा या सिर्फ एक ब्रेक है कुछ दिनों का? उसके बाद में ये चीजें फिर से उसी स्थिति में दिखाई देंगी। हालांकि ये राहत भरी खबर पूरी दुनिया के लिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिससे 20% तेल जाता था पूरी दुनिया का, वो फाइनली खुल गया है। अब इसको लेकर भी तमाम बातें हो रही हैं, क्या यहां पर ईरान टोल लगाएगा, ये तमाम चीजें। लेकिन फिलहाल की ये सूचना जो मिली है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलने के बाद में यूएस ने कहा है कि हाँ भाई, सीज फायर के लिए तैयार हैं और ये कुछ दिनों का सीज फायर हुआ है। अब इसके बाद की जो आगे टेबल टॉक होगी वो इस्लामाबाद में होगी, क्योंकि लगातार जो है बीच में पाकिस्तान वो मध्यस्थ की भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा था, उनसे जुड़ी हुई तमाम खबरें आ रही थी। लेकिन फिलहाल की जानकारी जो हम आपको बता दें कि यूएस और ईरान के बीच में ये सीज फायर हो गया है और सीज फायर के तुरंत बाद बड़े पैमाने पर हमने देखा किस प्रकार से जो शेयर मार्केट है वहां पर भी बूम दिखाई दिया, कच्चे तेल के दामों में गिरावट आई और यही दुनिया चाह रही थी। लेकिन ट्रंप क्या चाह रहे थे और वो जो चाह रहे थे, यूएस इजराइल जो चाह रहे थे, क्या उसमें वो कामयाब हुए या नहीं हुए? इन 40 दिनों में किसे क्या मिला? इन तमाम चीजों पर आज बात होगी। आपको कि हमारे साथ अरविंद सिंह तेजावत जी, इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट हैं, वो कनेक्ट हो गए, उनसे हम बात करेंगे। और राजनीतिक विश्लेषक सुरेंद्र स्वामी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अरविंद सिंह तेजावत सर, किस प्रकार से देख रहे हैं आप इसे? क्योंकि ईरान
की जो मशीनरी है वो बताने में लगी हुई है कि हमने झुका दिया यूएस को। आप किस प्रकार से देख रहे हैं सर इसे? आशीष साहब, मैं भी वैसे ही देख रहा हूं जैसा कि ईरान देख रहा है। कारण यह है कि सुदर्शन टीवी और हम दोनों ये जानते हैं कि अमेरिका की प्रगति भारत के हित में नहीं है, खासकर जबकि वह एक यूनिपोलर वर्ल्ड बनाना चाहता है। हमारे विदेश मंत्री जी ने भी ये बयान दिया है कि हम एक मल्टीपोलर वर्ल्ड के हित में हैं। इसीलिए हम ईरान के विश्लेषण के साथ जाएंगे और मुझे लगता है कि यह ठीक भी है। कारण ये कि इस पूरे विश्लेषण में अगर आप देखें तो ईरान की तरफ से कुछ सीज फायर में कोई उत्साह नजर नहीं आया है। और उसने ये कहा है कि जब तक वो उनका 10 पैराग्राफ वाला, जिसमें हम अक्सर मीडिया उसको 10 पॉइंट्स बोल रही है, तो वो 10 पैराग्राफ वाला जो चीज है, जब तक अमेरिका उसके लिए अपनी कंसेंट नहीं दे देता है तब तक हम नहीं जाएंगे। और प्रतिक्रिया जो सबसे पहली प्रतिक्रिया आई है वो बहुत ही निचले स्तर पर, मतलब विदेश मंत्री के स्तर पर आई है। अगार्ची जी ने ये बोला कि ठीक है, हम सोचते हैं अमेरिका के इस प्रपोजल पर। उसके बाद में बहुत धीमे धीमे प्रतिक्रिया आई पेजेस्कियन प्रेसिडेंट की तरफ से, और अभी जो उनके रिलीजियस लीडर हैं उन्होंने तो इस चीज पे कोई इतना गौर ही नहीं किया, क्योंकि वो ये देख रहे हैं कि अमेरिका इस प्रपोजल को लेकर कितना सीरियस है। अच्छा सर, ये बात देखनी होगी। अच्छा सर, मैं आपसे ये समझना चाह रहा था कि ईरान के जो टॉप सैन्य कमांडर्स, उनकी मौत हो गई है, भारी नुकसान हुआ, सो अलग, जिसकी हम चर्चा पिछले 30-40 दिनों से सर कर रहे हैं अपने डिबेट्स में। इन सब के बीच में ये सर्वाइवल की जीत बता रहा है ईरान, ये जरा समझाइए। मैं समझना चाहूंगा आपके माध्यम से। सर, आपने कहा कि ठीक है, ईरान की जो बातें हैं वो अपनी जगह पे सही है, लेकिन क्या 30 दिनों तक या 40 दिनों तक टिके रहना ही अपने आप में बहुत बड़ी जीत है? क्योंकि वो अपने आप को विजेता घोषित कर रहा है, और विजेता मतलब इट मीन्स अ लॉट। आपके ऊपर यूएस अटैक कर रहा था। देखिए, अगर उस तरीके से विजेता कहें तो बिल्कुल भी नहीं है। कारण ये कि 2000 लोगों को अमेरिका मौत के नींद सुला चुका है, तो ऐसे में वह विजेता कैसे हुआ? उसका पूरा का पूरा जो एयर स्पेस है वो अमेरिका के कंट्रोल में है। जो वॉरशिप्स हैं उसके पास वैसे भी पहले नहीं थे। पूरे के पूरे समुद्र पे अमेरिका का कब्जा है। बस हाँ, ये है कि अमेरिका को डर है कि अगर उसके सोल्जर्स जमीन पे उतर गए तो उनकी बहुत बुरी दुर्गति होगी। तो बस अगर इसके लिए वह ईरान अपनी जीत का तमगा बांधना चाहता है तो ठीक है, पर अमेरिका को हम इसमें विजित बता दें तो यह भी तो बिल्कुल ठीक नहीं है। ओके सर, जी आशीष साहब। ओके, प्लीज सर आप बने रहिएगा। हमारे साथ कमांडर भूषण दीवान सर भी जुड़ गए। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं समझना चाहूंगा सर आपसे, क्योंकि आप बेहतर बता पाएंगे जिस प्रकार का ये 40 दिनों का युद्ध हमने देखा, इसमें सैन्य कमांडरों की मौत भी हुई, ईरान को भारी नुकसान भी हुआ, और ट्रंप की तरफ से तमाम इंफॉर्मेशन वॉर भी हमने देखी। इन बिटवीन अब जब सीज फायर हो गया है तो ईरान कह रहा है कि हम विजेता हैं, और वहां की पूरी मशीनरी इस बात को बताने समझाने में लगी हुई है कि हम जीत गए। ये किस प्रकार की जीत है सर? आशीष जी, ये बहुत बढ़िया जीत है। पहला सिंबल क्या है, सिम्टम क्या है, निशानी क्या है? छटपटाहट किसको थी कि लड़ाई बंद हो? आप बताएं मुझे। लड़ाई छटपटाहट तो अमेरिका को थी, शुरू करने वाला था, पहली चीज। दूसरी चीज, 28 फरवरी के पहले तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में $2 मिलियन का टोल टैक्स नहीं था ना भाई। अब तो $2 मिलियन का टोल टैक्स लग गया, ईरान का वर्चस्व मान लिया गया। तो ये दो चीजें हैं, ये बहुत काफी हैं। और ये नुकसान जो झेला है ईरान ने, उनके टॉप अयतुल्ला मारे गए, टॉप लीडर्स मारे गए, इतना भारी नुकसान हुआ, तो उसके बदले में टोल टैक्स का तो यही कहा जा रहा है क्या कि हमने जो हमारे नुकसान की भरपाई के लिए जो एवजा है हम ये टोल टैक्स से लेंगे। और शेयरिंग क्या होगी इसमें? ओमान की और ईरान की शेयरिंग होगी। शेयरिंग की क्या डिटेल्स है मालूम नहीं। और $2 मिलियन जो है वो VLCC के लिए है। VLCC का फुल फॉर्म है वेरी लार्ज क्रूड कैरियर्स, जिनकी कैपेसिटी होती है 2 मिलियन बैरल्स। तो उस हिसाब से $1 पर बैरल प्राइस तो यहाँ बढ़ गया जी। उसके बाद और प्लस ऐड होगा तो $2-3 पर बैरल पूरी दुनिया में। इसके बाद उसका प्राइस जो है बढ़ जाएगा। हालांकि इसके ऊपर बहुत तकलीफ हो रही है। हाँ। किसको? अमेरिका के अंदर भी तकलीफ हो रही है। भाई आप कौन है? आपको मालूम है एक ट्रीटी है जिसका नाम है UNCLOS, UNCLOS। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज। अच्छा, बाय द वे उसके अंदर अमेरिका सिग्नेटरी नहीं है।
है, और चाइना भी नहीं है, पर चाइना ने कैप्चर किया है फिलीपींस का एरिया साउथ चाइना सी में, और वो फिलीपींस ने कोर्ट में गया है, इसके तहत कोर्ट का प्रोविजन है आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेग में, और उस 2016 में हेग ने, आईसीजे ने कहा है ये चीन ने गलत किया है, पर चीन मानने को तैयार नहीं। ठीक। और दूसरी बात, एक छोटी सी बात, अनक्रॉस तो ठीक है, इंटरनेशनल स्टेट से फ्री पैसेज है, हर एक का फ्री पैसेज है, नहीं तो कल को स्ट्रेट ऑफ मलाका में भी हो जाएगा। जो सुएज कनाल ऐसी नहीं है, वहां सुएज कनाल तो इजिप्ट की टेरिटरी को तोड़ के बनाई गई थी। तो सवाल ये है कि आप, और गल्फ कंट्रीज कह रही हैं, अरे ये तो आपने उसका लोहा मान दिया ईरान का, बड़ी क्या $2 मिलियन चार्ज करो आप, ये बात है। ठीक, ओके। हमारे साथ सुरेंद्र स्वामी जी भी हैं। सर, क्या ये वाकई में 40 दिनों तक टिके रहना अपने आप में जीत हो सकती है, जिस प्रकार से नैरेटिव करने की कोशिश ईरान की तरफ से की जा रही है, और क्या ये अपने लोगों में फैले असंतोष को कम करने के लिए कहा जा रहा है? एग्जैक्टली चल के आ रहा है ये जरा समझाइए, क्योंकि ये बहुत बेताब हूं मैं जानने के लिए, जीता कौन इन 40 दिनों में? देखिए, युद्ध तो अभी समाप्ति नहीं हुआ। जब युद्ध समाप्त नहीं हुआ तो कौन जीता, आप बताइए। ये तो सिर्फ 15 दिन का एक टेम्परेरी सीज फायर है। उस सीज फायर में ईरान क्या कहता है, अमेरिका क्या कहता है, वो इशू नहीं है। इशू ये है कि ईरान टेबल पर आया है, हॉर्मुज खोलने को तैयार हुआ है, और उसने जो अपनी 10 सूत्री डिमांड्स रखी हैं उन पे अमेरिका ने कहा है कि इस पे हम बात करेंगे। बात करने का मतलब ये नहीं है कि हम समझौता करेंगे, ये भी मतलब नहीं है कि नहीं मानेंगे। अभी तो आप कुछ कह ही नहीं सकते, जब वार्ता होगी तो पता लगेगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ईरान ने हॉर्मुज खोलने को एक्सेप्ट किया, और वो बातचीत की टेबल पर बातचीत करने के लिए आ गया है। तो सबसे बड़ी बात तो यही है। अगर वो नहीं आता तो फिर क्या होता? अब यह है कि अपने अपने लोगों में, अपने अपने देश में अपने तरीके से कहा जाता है, लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप के जो ट्वीट्स हैं और जो अमेरिका के हैं, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने ये कहा है कि सब्जेक्ट टू इमीडिएट एंड कंप्लीट ओपनिंग ऑफ हॉर्मुज, जी पहली शर्त। दूसरी शर्त उनकी ये है कि हम अपनी जो प्रेजेंस है विल हैंग अराउंड, मतलब हम छोड़ के नहीं जा रहे हैं एरिया को। तीसरा उन्होंने कहा है कि हमारी लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन चालू रहेगी। चौथा उन्होंने कहा है कि हॉर्मुज में जो करीब 800 जहाज इस समय फंसे हुए हैं, उन जहाजों को, ट्रैफिक को हम निकालने में हेल्प करेंगे। और जो 10 पॉइंट है उस पे अमेरिका बात करेगा, लेकिन अमेरिका ईरान से सीधी बात नहीं करेगा, जो ये इंटरमीडिएटरी हैं ये करेंगे। तो अगर आप उन 10 बातों को देखते हैं तो उन 10 बातों में क्या है? उन 10 बातों में कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिसको अमेरिका ये कहेगा कि हम इसको फुल्ली एक्सेप्ट करेंगे। वो कह रहे हैं कि हमें एनरिचमेंट की परमिशन मिलनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि जो IAEA ने हम पर प्रतिबंध लगाए हैं वो हटने चाहिए। वो कह रहा है UN काउंसिल में हमारे खिलाफ जो भी प्रस्ताव हुए हैं वो वापस होने चाहिए। वो ये कह रहा है कि जो हिजबुल्लाह और हमारे प्रॉक्सीज हैं उनको भी प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। वो ये कह रहा है जो हमारे यहाँ डैमेज हुआ है उसका आप हमारी भरपाई कीजिए। वो कहता है आप हमसे समझौता कीजिए कि भविष्य में आप कभी लड़ाई नहीं करेंगे, आप हॉर्मुज पर हमारा कंट्रोल एक्सेप्ट कीजिए जी। तो क्या ये डिमांड्स ऐसी हैं? अगर यही माननी थी तो युद्ध की जरूरत ही नहीं थी। ठीक, तो इसलिए ये जो शुरुआत हुई है, कम से कम इसमें ये आप मान सकते हैं दुनिया के लिए कि भाई एक कम से कम एक बिगिनिंग है कि ये लोग अब टेबल पर आकर बात करेंगे। ठीक है सर, ओके। वो बात 15 दिन चलेगी, 5 दिन चलेगी, 10 दिन चलेगी, चलेगी नहीं चलेगी, वो तो बात की बात है। लेकिन एज ऑन डेट ये है कि ईरान हैज एग्रीड टू कम ऑन द टेबल बाय ओपनिंग हॉर्मुज। वो हॉर्मुज को मैं इसी पर आऊंगा, इसको और बेहतर तरीके से समझेंगे। हमारे साथ तेजावत सर भी हैं। तेजावत सर, ट्रंप की ये जो मैक्सिमम प्रेशर रणनीति थी, क्या वो काम आई और एकदम से उनके द्वारा ये ऐलान कर दिया गया कि हाँ भाई सीज फायर हो गया है, ईरान हमारी शर्तों पे मान गया है, तमाम चीज़ें। उसके बाद में वहाँ से जिस प्रकार की बातें पहले कही जा रही थी कि पूरी सभ्यता मिट जाएगी, इस प्रकार का जो ये था प्रेशर वाली टेक्निक, क्या वो काम आई है, या ये अगर नहीं करते ट्रंप तो ये लंबा खिंचता चला जाता?
देखिए, ये प्रेशर वाली टैक्टिक्स काम आई है, पर अमेरिका के अंदर काम आई है। खासकर जो इनका सपोर्ट बेस है, व्हाइट क्रिश्चियंस, तो उनके बीच में ये काम में आई है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये वहां के जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाले लोगों को ये समझाने में कामयाब रहे हैं कि देखिए मैंने कैसे उनको धमकी दी और कैसे मैंने उनको सीज फायर के लिए मजबूर कर दिया। बाकी वास्तविकता यह है कि 2000 लोगों की मौत को के बाद और अयतुल्लाह खामनेई को होने के बाद ईरान, मुझे नहीं लगता कि उनके बेटे मुस्तफा खामनेई किसी प्रेशर में आने वाले लोगों में थे। और आप देख रहे हैं कि उनके बयानात भी कम है मीडिया वगैरह में, उन्होंने बहुत कम से कम बयान दिए हैं। तो ऐसे हालत में वो कितना प्रेशर मानता ये तो मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने तो अपना सब कुछ विकेंद्रीकरण पे कर लिया था और वो पूरी लड़ाई के लिए तैयार थे। पर हाँ, दबाव तो था, उनको पता है कि मौतें अगर बढ़ेगी तो ये ईरान के हित में तो नहीं है। उसका जो सपना है एक खास तरीके से एक परमाणु ताकत बनने का, वो भी धूमिल हो जाएगा। तो जितना डेस्परेशन अमेरिका की तरफ था इस सीज फायर के लिए, या अभी जो टेम्परेरी सीज फायर हुआ है, उससे कम डेस्परेशन ईरान की तरफ नहीं था। पर ट्रंप में वह डेस्परेशन दिख रहा था, ईरान की तरफ से वह डेस्परेशन दिख नहीं रहा था, क्योंकि ईरान के लोग ज्यादातर काफी सेफ खेल रहे हैं और धीरे धीरे खेल रहे हैं। आशीष साहब, ठीक है, ओके। कमांडर भूषण दीवान सर, क्या जो अभी कहा हमारे साथ सुरेंद्र स्वामी सर जो जुड़े हुए हैं, उन्होंने कहा कि ये टेम्परेरी ब्रेक है, क्या आपको भी लगता है टेम्परेरी ब्रेक है सर, कि ये मान लिया जाए कि अब मामला खत्म हो चुका है, दोबारा से जो है ये युद्ध की आग नहीं भड़केगी? बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकते आशीष जी। दोनों तरफ चौकन्ने हैं, ईरान भी चौकन्ना है और इस 2 हफ्ते के अंदर भरपूर तरीके से अपनी जो उसकी बैलिस्टिक मिसाइल्स की खत्म हुई हैं, उनकी भरपाई करने को खुद कंस्ट्रक्शन के हिसाब से पूरे पुरजोर तरीके से, और रशिया से लेके ड्रोन्स को, चाइना से लेके वो तैयार रहेगा और अमेरिका भी तैयार रहेगा। जैसे मुझे ख्याल आ रहा है जब शाइस्ता खां को शिवाजी मिलने गए थे तो वो शिवाजी के हाथ में खंजर थी, तो क्या पता कुछ कर ले ये, तो भरोसा नहीं ट्रंप का। ट्रंप 4 दिन के बाद बोल दे, 10 को तो 10 से शुरू होनी ही बात था। नहीं, ये ट्रंप लगता है ईरान ने हमें धोखा दिया है कह के, ये तो तैयार ही नहीं, मेरा अटैक ठोक दो। तो तभी तो ईरान ने कहा है कि पहले कह दिया ईरान ने कि अगर दुश्मन ने हिमाकत की तो उसको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। तो ये 2 हफ्ते का मतलब पक्का हो गया नहीं है। और क्या प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी क्रिटिसिज्म हो रही है। ये जो गल्फ स्टेट्स हैं, पूरी जो सऊदी यूएई, और वो कह रही है भाई ये आपने ईरान को कैसे हक दे दिया, भाई आप कौन है? अमेरिकन कह रहे हैं आपने क्यों दे दिया उनको हक? ये तो यूएन क्लॉज के अगेंस्ट है। कल को मलाक्का स्टेट में हो जाएगी बात, और उसमें तो मलाक्का स्टेट किसके कंट्रोल में है? सिंगापुर, मलेशिया में। उन्होंने कहा है हम इसको मंजूर नहीं करते। तो चीजें काफी अभी धूमिल हैं। पर मैं फिर भी समझता हूं ये, क्योंकि ये अमेरिका ने माना है कि, देखिए अमेरिका ने माना है कि जो रिकंस्ट्रक्शन होनी है ईरान पे, तो उसके लिए खर्चा, जैसे बांग्लादेश में जब रिफ्यूजी आना शुरू किए थे, इंदिरा गांधी ने 5 पैसे 10 पैसे टैक्स लगाया था, तो ये टैक्स के हिसाब से रिकंस्ट्रक्शन काम दे रहे हैं एक ह्यूमैनिटेरियन, तो ऐसा कहेंगे तो 2 हफ्ते तो ये मेरे को लगता है फिर भी चलेगा। क्योंकि उसके अच्छा अमेरिका चुप बैठा है, हो गया सीज फायर, वो बिल्कुल पूरी तरीके से अपना असला लेके आएगा, तैयारी करेगा, क्या पता फिर छेड़ दे युद्ध। नहीं सर, ये बेसिकली इसे मैंने पूछा इसलिए आपसे सर, क्योंकि ट्रंप का ये बयान भी है कि हमने अपने सभी सैन्य लक्ष्य भी हासिल कर लिए हैं और हम उससे आगे बढ़ चुके हैं। तो सैन्य लक्ष्य क्या थे जो उन्होंने हासिल कर लिए हैं सर? कुछ नहीं, खामनेई को मारना ही सैन्य लक्ष्य था? नहीं, ये तो ये बयान, अरे भाई बयान वीर है, बयान बहादुर है। ट्रंप तो बयान बहादुर है, रात कुछ बयान, सुबह को तो फिल्मी डायलॉग है, और रहने दीजिए उनका। अच्छा, एक चीज और इसी में ऐड ऑन कर दूं सर, इस पे भी आप थोड़ा सा बता दीजिए, फिर मैं स्वामी सर के तरफ बढ़ूंगा। ये कहा गया कि परमाणु कार्यक्रम, मिसाइल सुविधाएं, कमांड स्ट्रक्चर, सबको हमने भारी नुकसान पहुंचाया है। क्या वाकई में इन लक्ष्यों को यूएस हासिल करने में कामयाब रहा है कि यहां पर भी उस प्रकार की सफलता नहीं मिली जैसा बताया गया पश्चिमी मीडिया में? जनाब, न्यूक्लियर का तो किया ही नहीं है उन्होंने। क्यों हम नहीं मानते? पिछले साल भी तो हम न्यूक्लियर कह रहे थे ना। आप बार बार शेर आया, इसका झूठ बोल रहे हो आप। नंबर 1। नंबर 2, बैलिस्टिक मिसाइल की खेप जो है ईरान के पास थी, वो तो कम हुई है, पर 2000 मिसाइल तो अभी भी उनके पास है, जिसके चलते 2-3 महीने और लड़ सकते थे। और देखिए, बताऊं तो मैं आपको, जो बैलिस्टिक मिसाइल इतनी एक्यूरेट आज तक तेल अवीव को तकलीफ पहुंचा रही है, आज तक पहुंचा रही थी सीज फायर के पहले तक,
उसके लिए जो उनकी AMD है, एंटी मिसाइल डिफेंस है इजराइल का, एंटी मिसाइल डिफेंस है अमेरिकन फोर्सेस का, वो थक चुका था, वो असला कमजोर हो चुका था, पेट्रियट मिसाइल कम हो गई थी अमेरिका की, और ये आपके थर्ड और दूसरा वो इंटरसेप्टर मिसाइल दूसरी जो भी है वो कम हो चुकी थी। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं जब कम हो गई है तो उनको भी टाइम चाहिए था। ये कह देना कि ईरान ही मारा जा रहा था, ईरान ने कह दिया, हाथ खड़े कर दिए, अमेरिका बड़ा चलो भाई मानते हैं गुरुदेव आपकी बात, ऐसा नहीं है। और लड़ाई अगर अमेरिका भी थक चुका है, इजराइल तो और ज्यादा थक चुका है। तो सवाल ये है कि बिल्कुल कुछ ऐसा नहीं है कि अमेरिका का वर्चस्व इसमें ईरान का बड़ा है। कम से कम ईरान ने एक रेड लाइट दिखाई है, और सबसे बड़ी बात हॉर्मुज़ पे कंट्रोल ईरान का हो गया। अमेरिका ने तो माना, इंटरनेशनल कम्युनिटी ना माने वो बाद में देखेंगे। ठीक है, ओके सर। सुरेंद्र स्वामी सर, अब ये जो 10 पॉइंट का ऑफर और ये तमाम चीजें जो चल रही हैं कि प्रस्ताव टेबल पर है, बातचीत होगी, लेकिन संतुलित नजरिए से सर अगर देखें तो क्या ये सीज फायर दोनों पक्षों के लिए राहत है कि नहीं? दोनों के लिए टैक्टिकल ब्रेक है जी। जब युद्ध शुरू होता है तो आपके कुछ असेसमेंट होते हैं, तो उसको बीच में रिव्यू करना होता है। तो ये इस तरह से टैक्टिकल एक किसको बोलते हैं सीज फायर है ये। तो दोनों अपना रीअसेसमेंट करेंगे, दोनों अपनी जो रिसोर्सेज हैं उनका रीडिप्लॉयमेंट करेंगे। और जो मेरा अपना असेसमेंट था, जो मैंने 2-3 दिन पहले से मैं हर डिबेट में कह रहा हूँ जी सर, कि अमेरिका इस युद्ध को लंबा नहीं खींचना चाहता। अगर ईरान हॉर्मुज को खोलने के लिए राजी होगा तो बातचीत शुरू हो जाएगी। उसका कारण यह है कि वहां हॉर्मुज में अभी 800 शिप्स हैं, सभी देशों के शिप्स हैं वहां पे। अब अगर वो 800 शिप के होते हुए अमेरिका कोई एक्शन हॉर्मुज में लेता है जी, तो वो तो भयंकर बवाल हो जाएगा, सारे देशों के नुकसान होंगे वो तो इसलिए ये एक टेक्टिकल है मूव कि भाई आप इसको निकाल दो एक बार हॉर्मुज में जो इतना ज्यादा कंजेशन हो गया है, ट्रैफिक बढ़ गया है, एक बार वो वहां से कम हो गया, तब युद्ध के लिए और मोबिलिटी के लिए अमेरिका के पास मैन्योवरिंग पॉसिबल होगी। मुझे जो लग रहा है, मतलब मैं तो मेरा तो अपना जो मैं सोच रहा हूँ वो उसी हिसाब से सोच रहा हूँ। और इसीलिए अदरवाइज तो अमेरिका कहता कि भाई हम तो जा रहे हैं बोरी बिस्तर उठा करके। और जो 10 डिमांड है उसमें एक सबसे लास्ट डिमांड है कि हिजबुल्लाह भी इन्वॉल्व है। पाकिस्तान के PM ने भी लिखा है इंक्लूडिंग लेबनान हिजबुल्लाह। क्या हुआ, ईरान तो इजराइल तो हमले कर रहा है लेबनान पे, उसने कहा लेबनान हिस्सा नहीं है इस युद्ध का। और क्या कोई भी देश ये मानेगा कि हिजबुल्लाह, हमास और हुती को आप कुछ नहीं कहेंगे, ईरान उनको पालता रहेगा? ये जो 10 पॉइंट है वो 10 पॉइंट मैंने जैसे आपको शुरू में बताया था, वो 10 पॉइंट जो वो डिमांड कर रहा है वही तो 10 पॉइंट लड़ाई का कारण है। सीज फायर की उसी पर आज हम बात कर रहे हैं। और एक और बड़ी खबर, सीज फायर के बाद परमाणु मुद्दे पर बड़ा बयान आया है। ईरान का यूरेनियम संभाल लिया जाएगा। ट्रंप का ये बयान देखिए, यूरेनियम खतरे पर अमेरिका कड़ी नजर रखेगा। ये बात भी आपको बता दें, सैन्य ऑप्शन भी था पर फैसला अभी बाकी है। कहना क्या चाह रहे हैं ट्रंप, ये देखने वाली बात है। सीज फायर के बाद परमाणु मुद्दे पर यह बड़ा बयान है, जिसके बारे में अभी हम बात भी कर रहे थे इस डिस्कशन के दौरान। ईरान के यूरेनियम की बात भी ट्रंप ने की है। यूरेनियम खतरे पर अमेरिका की कड़ी नजर है, ये बात भी कही गई है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो अब इस सीज फायर के बाद निकलकर सामने आ रही हैं। और ट्रंप के जो बयान हैं, अब उसमें अपने अपने हिसाब से आप अंदाज़ा लगाते रहें कि ये कहना क्या चाह रहे हैं और यहाँ से करना क्या चाह रहे हैं। क्योंकि ये तो हो गया सीज फायर, और उसी सीज फायर पर आज चर्चा हो रही है। ईरान अपने आप को जीता हुआ बता रहा है, ना जाने क्यों, और यूएस जो है वो लगातार कह रहा है कि हमने मजबूर कर दिया है। बता दें आपको कि पैनल हमारे साथ लगातार बना हुआ है जिनसे हम बात कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में मैं तेजावा सर की तरफ बढ़ूंगा। उम्मीद करता हूं सर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। एक बार दिखाइए भैया, तेजावा सर की तरफ हम बढ़ेंगे। और तेजावा सर जरा ये बताइए हमारे दर्शकों को कि ट्रंप के जो बयान आ रहे हैं, अब उन बयानों को किस प्रकार से देखा जाए जिसमें वो यूरेनियम की भी बात कर रहे हैं और तमाम चीजें। मुझे दरअसल उनके बयानात है वो सारे के सारे लिपापोती ज्यादा नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से कह रहे हैं कि यूरेनियम पे कड़ी नजर रखेंगे, तो इससे पहले वो क्या कर रहे थे, हल्की नजर रख रहे थे। और अगर हल्की नजर रख रहे थे तो
CIA क्या कर रहा था, मतलब अजीब सी बात है। वो केवल और केवल वो उनका, मैंने जो कहा है कि जो व्हाइट क्रिश्चियंस हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए कर रहे हैं, ताकि अब पांव फंसा हुआ है उसको कैसे निकाल के सावधानी से निकले ताकि खून ना बहे। बस इतनी सी बात है आशीष साहब जी। ठीक, ओके। कमांडर भूषण दीवान सर, आप किस प्रकार से देखते हैं अभी आफ्टर सीज फायर जो ट्रंप के लगातार धड़ाधड़ बयान आ रहे हैं, उन बयानों को? बोल बच्चन, बयानवीर, डायलॉग बाजी, और ये रजावत साहब कह रहे हैं, तेजावत साहब कह रहे हैं कि अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को बताने के लिए, इस टाइप के बचकाना बयान किसी को भी कन्विंस नहीं कर सकता है। तो वहां से निकल आए, बातें करोगे, 10 पॉइंट क्या कहा है उसने, ट्रंप ने? उन्होंने कहा ये 10 पॉइंट जो हमें मिले हैं, दिस सीम्स टू बी गुड इंडिकेट, गुड बेसिस, गुड फाउंडेशन फॉर डिस्कशन। मतलब यस भी नहीं कह रहे, नो भी कह रहे, ऐसे ही होता है, दरवाजे खुले हैं, बात करेंगे। पर मैं आपको बता दूं, बयान छोड़ दें, जो JCPOA था, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन अकॉर्ड जो था 2015 में ओबामा ने ईरान के साथ किया था, 2015 में, जिसमें P5 USA, UK, चाइना, रशिया और फ्रांस प्लस जर्मनी मिलाया गया था, 6 गारंटर थे। उसके अंदर जो चीजें थी, IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, वो इंस्पेक्शन भी करने वाली थी। वो अकॉर्ड को 2017 में श्रीमान ईगोइस्ट ट्रंप ने हटाओ, ये तो डेमोक्रेट का बनाया हुआ है, वीक है। मैं बता रहा हूं उससे भी वीक न्यूक्लियर अकॉर्ड होगा, अब देखना। और ये होगा, फिर भी ये कहेंगे अब अकॉर्ड कर लिया, पकड़ लिया इनको, तो ये तो बयानों से घूम रहे, इधर उधर आगे पीछे फिर रहे हैं बयानों में। हाँ, मैं ये सब बातें कह रहा हूँ, फिर भी मुझे पक्का भरोसा नहीं है। 2 हफ्ते को 2 हफ्ते और बढ़ा दें, फिर 4 हफ्ते और बढ़ा दें, फिर पूरी तरीके से अटैक करें, तो ये तो टेक्टिकल गेम खेलते हैं, स्ट्रेटजी नहीं है इनके पास। टाइम टू टाइम क्या हो रहा है, एक ड्रामा चल रहा है। पर्दा बाई चांस खुल गया तो वो डायलॉग बोल दो, पर्दा बंद है तो कुछ करते रहो, ये कह नहीं सकते। ठीक है, ओके, आप प्लीज बने रहिएगा। सुरेंद्र स्वामी सर, इस बीच में ईरान की तरफ से बयान आया है कि युद्ध जो है अभी समाप्त नहीं हुआ, युद्ध खत्म नहीं हुआ है। सीज फायर के बीच में ईरान के इस बयान को किस प्रकार से देखा जाए, और जो ट्रंप ने अभी कहा है यूरेनियम को लेकर, उसको आप किस प्रकार से देखते हैं? और इन बिटवीन इजराइल को क्या प्राप्त हुआ सर, ये भी बताइएगा, क्योंकि कहा तो लगातार यही जा रहा था कि इजराइल ने ही यूएस को भड़काया, उसके बाद ये तमाम चीजें भड़की मिडिल ईस्ट में। नहीं, भड़काने वाली बात नहीं है। देखिए, आप अपनी एग्जिस्टेंस के लिए अपने दोस्तों का सहारा लेते हैं, उनसे मदद करने को कहते हैं, तो वो भड़काना नहीं होता है। अगर ईरान एटम बम बनाता है तो इजराइल को हमेशा खतरा है। प्रश्न ये है कि अभी तक तो अमेरिका के पास कोई मॉनिटरिंग का मैकेनिज्म था नहीं उनके यूरेनियम का। अब अगर ये नेगोशिएशन टेबल पर आएंगे तो कोई मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बनेगा, जो भूषण जी भी कह रहे हैं कि 2015 वाला हो सकता है, कोई नया भी हो सकता है, और उसमें उनके क्या कंडीशंस होंगी जिसकी वजह से उसे देखा जाएगा, वो तो उस पर मालूम होगा। दूसरी बात, जो ईरान कह रहा है कि युद्ध अभी खत्म नहीं है, वो तो ऑब्वियस ही है। ये एक टेम्परेरी सीज फायर है, और ईरान ने जो 10 शर्तें रखी हैं, उन 10 शर्तों को मान लेना, कोई फिर तो युद्ध की जरूरत ही नहीं, तो इसलिए वो होगा नहीं। और इसीलिए ये टैक्टिकल सीज फायर है, और इसमें हॉर्मुज को खोलने के बाद, उसको थोड़ा सा ट्रैफिक कम करने के बाद तो लड़ाई फिर से शुरू होगी। और मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, ये इतनी जल्दी से इसमें कोई सीज फायर आगे एक्सटेंड होगा, कोई युद्ध विराम के बाद ये लोग अपने अपने घरों को लौट जाएंगे, मुझे ऐसी कोई स्थिति इसमें नजर आ नहीं रही है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ईरान जो है उसे फोर्स किया गया है कि वो हॉर्मुज खोलने को तैयार हुआ, और बात तो करने के लिए टेबल पे आ रहा है, भले ही वो डिमांड कुछ भी रखे जी। डिमांड तो सब देश अपने अपनी नाक बचाने के लिए करते हैं, लेकिन मेन इश्यू ये है, मेन कंडीशन ये थी कि आप हॉर्मुज खोलिए, बातचीत के लिए आगे आइए, बाकी बातचीत की बातें उसमें बातचीत में देखी जाएंगी। ठीक, वही स्थिति अभी बनी हुई है। और ट्रंप भी ये नहीं कह रहा है कि हम मैदान छोड़ के जा रहे हैं, ईरान भी कह रहा है कि अभी युद्ध खत्म नहीं हुआ। सभी जानते हैं युद्ध कहाँ खत्म हुआ है। अभी तो देखिए, उसका पहले ही इजराइल ने कह दिया। जहां तक इजराइल का प्रश्न है आशीष जी, कि इजराइल तो अब ग्रेटर इजराइल में लगा हुआ है। उधर उसने शुरू से ही थोड़ी थोड़ी पहले जमीनें खरीदनी थी पैसे देके, अब वो कब्जा कर रहा है। उसने थोड़ा वेस्ट बैंक पे बढ़ा लिया है, गाजा में बढ़ा लिया है, अब लेबनान में घुस गया है, अभी सीरिया में घुस जाएगा नॉर्दर्न साइड में। तो वो तो अपने अब ग्रेटर इजराइल की तैयारी कर रहा है कि उसका अपना जो एक छोटा सा
मुल्क उसको दिया गया था, जो जैसे है ना 1 बेडरूम फ्लैट था उसका, तो वो अब उसको एक्सपेंड करने में लगा हुआ है, यही उसकी विक्ट्री है। नहीं तो अब उसमें वो लेबनान में जो अटैक किए लगातार इजराइल ने, उसमें उनको क्या प्राप्त हुआ? हिजबुल्लाह पूरी तरीके से समाप्त हुआ नहीं है ना? हाँ। नहीं यही बात है, लेबनान में इजरायली जो फोर्सेस हैं वो ग्राउंड ऑक्यूपेशन है उनका, वो खाली बम्बार्डमेंट नहीं है। वो लेबनान में घुस गए अंदर, वो वहां पे ऑक्यूपेशन है लैंड का, तो वो अपना बढ़ाता जा रहा है। जैसे जैसे उसका एरिया बढ़ता जाएगा उसका ऑब्जेक्टिव पूरा होगा, यही है उनका मेन उद्देश्य। और जो बाकी जो कंट्रीज हैं उन लोगों ने भी आज मिलकर स्टेटमेंट दिया है कि भाई अगर ये सब समझौता सक्सेसफुल नहीं हो तो फिर हम लड़ने के लिए तैयार हैं। तो इसलिए युद्ध का कोई चांस अभी रुकने का है नहीं। बट गुड थिंग ये है, देखिए इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए कि 2 देश टेबल पर बातचीत के लिए तैयार हुए हैं। ईरान ने अमेरिका की शर्त मांगी है, अमेरिका ने कहा है कि जो इन्होंने डिमांड रखी है उस पर डिस्कशन करते हैं, देखिए क्या फाइनल निकलता है। ओके ओके, तो यही है अभी। हाँ ओके तेजावत सर, सीज फायर का मतलब युद्ध समाप्त होना नहीं होता है, ये चीजें स्पष्ट की हैं ईरान ने। तब ईरान ये क्यों कह रहा है कि वो जीत गया है, जब उसको खुद पता है कि युद्ध समाप्त नहीं हुआ है, अभी टू बी कंटिन्यू वाला मामला है। अब उनके जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से बयान आना, इसको किस प्रकार से देखा जाए, ये जरा समझाइए हमारे दर्शकों को। तेजावत सर। देखिए आशीष जी, ये बयान जो होते हैं वो प्रोपेगेंडा वार का हिस्सा होते हैं, साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने के लिए। इस लड़ाई में अगर ईरान ये कहता है कि वो जीत गया है तो ये सच नहीं है, क्योंकि 2000 लोगों को खोने के बाद में जीतना नहीं कहलाता है। पर बात ये है कि जैसे कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ने अकबर के खिलाफ जो प्रोटेस्ट दिखाया था वही अपने आप में जीत थी। मतलब हल्दी घाटी की लड़ाई हार कर भी वो जीत गए थे। तो लगभग इस मेटाफर को आप वहीं पे इस्तेमाल करिए कि अमेरिका को पीछे ढकेलना ईरान जैसे देश के लिए, जबकि दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें नतमस्तक है, तो ऐसे में वह अपने आप में जीत ही कहलाएगी। पर 2000 लोगों को मौत के घाट उतार के अगर वो कहता है कि जीत गया है तो वह जीत नहीं कहलाती है। तो ये बात है। और बिल्कुल जो दीवान साहब ने जो पहले जो विश्लेषण किया था वो एकदम बिल्कुल सटीक है, खासकर ईरान के संदर्भ में, जब आशीष साहब ये प्रश्न पूछ रहे हैं आप। ओके कमांडर भूषण दीवान सर, व्हाट अबाउट इजराइल? तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इजराइल तो फ्रेम में है ही नहीं, ईरान वर्सेस यूएस चल रहा था, ऐसा तो था नहीं। इजराइल को भी काफ़ी डैमेज ईरान ने पहुंचाया है और इजराइल भी लगातार अटैक्स कर रहा था लेबनान में और ईरान में। अब उनको क्या प्राप्त हुआ इससे? क्या उनका खतरा जो था कि ईरान परमाणु हथियार बना लेगा तो उनकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी, क्या इन तमाम चीज़ों से अब उनको मुक्ति मिल गई है, अब वो रिलैक्स हो सकते हैं, रह सकते हैं इजराइल वाले? बिल्कुल रिलैक्स नहीं रह सकते आशीष जी। मुझे 1 मिनट दें जी सर। आई रिस्पेक्ट स्वामी साहब ए लॉट, ही इज अ वेरी सीनियर एनालिस्ट, पर आदरणीय कह रहे हैं कि वो ईरान ने कहा भाई ये लो 10 शर्तें तो हम खोलते हैं होर्मुज। ये क्या खोलना हुआ? आपका शिप जाएगा आशीष कल, $2 मिलियन नहीं देगा तो होर्मुज खोलेगा नहीं आपके पास, आप ईरान नहीं खोलेगा, तो ये खोलना नहीं है। नंबर 2, ये 10 शर्तें कल नहीं दी, जब से हम इनको पाषाण युग में भेज देंगे, उसके बाद कांपते हुए ईरान ने शर्तें नहीं दी, पुरानी है ये। नंबर 2। नंबर 3, मैं क्यों कह रहा हूं ईरान जीतता है इस मामले में, टेम्पररी जीत है, परमानेंट नहीं है। और तीसरी बात जी, लड़ाई करने तो वही आए थे, कब तब से कह रहे हैं हम इनको सिखाएंगे सबक। और दूसरी बात, नुकसान तो दोनों तरफ हुआ है। आप $25 बिलियन, $30 बिलियन डाउन हो गया है। ठीक है सर। हलचल मच गई, जनरल्स को फायर कर दिया उन्होंने। इजराइल की बात करें, इजराइल के तो ठीक है, इजराइल को तो नुकसान हो रहा है। इजराइल अपना हिजबुल्लाह पे पकड़ा हुआ है जी, बढ़ गया लेबनान में, आगे लेबनान को तोड़ के रहेगा वो। ओके टाइम खत्म होने वाला है। ओके सर, समय मेरे पास थोड़ा सीमित था, बट थैंक यू सो मच, आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया। तेजावत सर, सुरेंद्र स्वामी सर और कमांडर भूषण दीवान सर।